अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, ड्रम दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। वेलकम बैक। यहाँ पर बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के हवाले से और देखेंगे कि पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी है। इसके अलावा बात की जाए कि किया इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं और स्कूलों के हवाले से सिंध हुकूमत का स्कूलों के बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला जो कि सामने आ चुका है। तो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी है। आग ने नेशनल पार्क के बड़े रकबे को लपेट में ले लिया है। आग सईदपुर विलेज रेंज में मार्गला के पहाड़ MF16 के इलाके में लगी और DCA के 75 से जायद दफातर फायर और फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। CDA के 75 से जायद फायर फाइटर्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इस वक्त मदद कर रहे हैं। ताहम तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अब्बासी, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? कोई जानी नुकसान की इतलात तो मौसूल नहीं हुई और इसके अलावा अभी कितना वक्त और दरकार होगा? क्या कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा सका है या नहीं? जी, ये मार्गला हिल्स जो है, इसका जो सईदपुर विलेज रेंज है, इसके करीब पहाड़ियों के में जो है आग भड़क उठी है और इस वक्त तक इस काबू नहीं पाया जा सका। गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है और तेज हवाओं की वजह से इस पे जो है आग मुसलसल भड़क रही है। इस वक्त CDA की तरफ से तकरीबन 75 के करीब जो है फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर ऑफ प्रोटेक्शन और DG एनवायरनमेंट CDA जो है वो भी इस वक्त वहाँ मौके पे मौजूद हैं। खुशकिस्मती से ये वो इलाका है जहाँ पर आबादी ज्यादा नहीं है और आबादी ना होने की वजह से किसी किस्म के जानी नुकसान की इस वक्त तक इतलात नहीं है। ताहम जो है रसाई वहाँ तक आसान ना होने और रोड का वहाँ तक एक्सेस ना होने की वजह से जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो मुतासर हैं, लेकिन जो CDA के का जो अमला है वो पैदल रस्तों को इख्तियार करते हुए मौके पर पहुंचा है और मुसलसल कोशिशें जारी हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। ये एरिया जो है ये नेशनल पार्क मार्गला हिल के नेशनल पार्क हिल एरिया कराता है और इसको मार्गला पहाड़ के MF16 जो एरिया है उस इलाके में ये आग लगी हुई है जिस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। तौसीफ अब्बासी, आग लगने की वजह क्या सामने आ सकी है? किस वजह से आग लगी है? जी, इस वक्त तक ये तो सामने नहीं आया, वाज़ेह नहीं हो सका कि ये आग लगी किस वजह से है। ताहम गर्मी की शिद्दत की वजह से जो हमारे CDA के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से भी आग भड़क सकती है। ताहम ये भी वजूहात मुमकिन तौर पर बताई जा रही हैं कि कोई गुजर जो है वो पैदल गुजरते हुए उसने कोई चिंगारी या सिगरेट वहाँ पे फेंका हो जिसकी वजह से खुशक झाड़ियों में आग भड़क उठी है। ठीक है तौसीफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कराची में लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। नासिर शाह के 9 अरब के वाजिबात अदा न करने के बयान पर के इलेक्ट्रिक की नई हिकमत अमली। फॉल्ट के नाम पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। नासिर शाह के 9 अरब के वाजिबात अदा न करने के बयान पर के इलेक्ट्रिक की नई हिकमत अमली। काशिफ मुनीर से जाते हैं। काशिफ मुनीर, ये किस किस्म की हिकमत अमली है जिसमें घंटों लोड शेडिंग गायब है? देखिए जी, कराची में इस वक्त जैसे गर्मी बढ़ी है, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग तो हो ही रही थी। तहम अब सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक जो है वो आमने सामने आ गई है। 9 अरब रुपए की इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से लेने हैं। वो 9 अरब रुपए के हवाले से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मोहसिन नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो भी एंटिटीज हैं, जो भी इदारे हैं, वो सारे मिलके ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। तो हमारा जो एक इशू चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, और जो हमारा एक और हमारी आवाम का एक जो मुतालबा है इस हवाले से कि हम बिजली बनाते हैं और उसके बाद हम बिजली पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मज़ीद भी अभी आगे बन रही है। जो हमारा एक और हमारी आवाम का एक जो मुतालबा है इस हवाले से कि हम बिजली बनाते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह वो भी हम देंगे। उस हवाले से लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक जो मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है
اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں، تو اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے، اور جو لاسز کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا، جو ہماری طرف ہمارے پارٹ پہ کام ہے صوبے کے پارٹ پہ، اس پہ ہم اپنا کام کریں گے، اپنے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ریپس ہیں، ہماری عوام ہے، ہم پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیو شروع کریں گے، اور انہوں نے بھی یہ بولا کہ جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں تب تک ایک ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ میں وہ کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو آہستہ آہستہ کیونکہ بہت پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے تو ایک ٹائم لگے گا، تو مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں، ہماری ابھی کنٹینیوس میٹنگز ہوئی ہیں، آج انشاءاللہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی، انہوں نے اپنی دی، اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اور ہمارے جو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بحیثیت صوبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹورڈ سولر، وہاں پہ لوگوں کو سولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا لاس کم ہوگا۔ جب ان کا لاس کم ہوگا تو ظاہری بات ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بقایا ایشوز آتے ہیں اس طرح کے، جس پہ وہ لاسز پھر ہمارے اوپر ایک بوجھ کی طرح آتے ہیں، اور ہماری کٹوتیاں ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور ہمارے عوام کو بجلی بھی ملے گی۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو طے کیا، اور جس طریقے سے ہم نے ایک باہمی مشاورت کر کے انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا، صوبے کا احساس کیا، ہماری لا اینڈ آرڈر کی، ہماری معاشی حالات کا، لوگوں کے حالات کا احساس کیا، اسی طرح یہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم بھی احساس کریں ان چیزوں کا کہ جو نقصان ہماری وجہ سے اگر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پاور ڈویژن کو، اس پہ انشاءاللہ مل کے کام ہوگا، اور انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ میں صوبے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختونخوا کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے، مل کے گورنمنٹ بھی سپورٹ دے گی، عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان چیلنجز کو نپٹا کے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ فری کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود، ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود، پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا۔ پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا، جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے، ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں، انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں، ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے، اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات، جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے، اس میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، عوام کو انوالو کرنا، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے، جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں۔ اچھا سر، یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ وانی پی ٹی آئی سے صفت و راحت لیتا بھی اور جیل میں بھی ملاقات ہوئی، تو وہ محسن نقوی کا ذکر کرتے رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا کردار تھے، یعنی قاتل کا بھی لفظ لیا گیا مختلف موقعوں پہ۔ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے، کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں یعنی محسن نقوی
صاحب کا اچھا اقدام ہے, سب کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے, لیکن یہ بھی بات مد نظر رکھیے. دیکھیے جی, آپ دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایک ادارہ, ایک ہے ایک پوزیشن. آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے. وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس اغاری صاحب, یہ بھی جو ہے اس وقت ایک PMLN جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے, اب اس کے بعد پوزیشنز آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں, ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں. تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوں, عمران خان نے مجھے بنایا ہے, تو میں ان پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں, اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا, جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو, عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے, ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں, اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے. نہیں ہمارے سسٹم سے جنگ ہے, ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے, اور وہ وتھ پوزیشنز ہو رہے ہیں, وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. نقوی صاحب ہاں جی, نقوی صاحب کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وفاق اور PTI کے درمیان جو ہے آپ نے انتظامی طور پہ وفاقی بورڈ بیٹھنے کا کارروائی کی ہے. کیا سیاسی مفاہمت کا بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں PTI اور میرا دیکھیں یہ لا اینڈ دوسرے کے ساتھ ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلی بات, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن KPK میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے, آلدو یہ پروونشل ایشو ہے, لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے. تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا. جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات, میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا, یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے. تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ہے, اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں, ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا, میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اغاری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تو کیا گورنر KPK صاحب کی بیٹھ کے مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے, اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا, کیا مولانا فضل الرحمان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی جماعت کے لیول کے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے؟ دیکھیے گورنر KPK سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی بات آبویسلی جب میں بیٹھنے کو انشاءاللہ بہتر ہوگا, اللہ نے چاہا. پہلی بات. دوسری بات جو مولانا صاحب کی سوال آپ سے یہ کہ آپ کر رہے ہیں, ہم اسمبلی کو کور کرتے ہیں, وہاں پر باتیں ہوتی ہیں, وہاں پر پرائم منسٹر کو بنایا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح حضرت بھائی بھی سوال کیا پرشان کے حوالے سے, ایک طرف سے جو آپ کی MLA سے آپ کی جو سنت تحقیق ہے وہ تو تحقیق کا اشارہ بنا رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو کیا ان تمام جو صورتحال میں آپ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, کیا خان صاحب سے ملاقات میں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے, اس میں تو میں بھی بات کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں. میرے خیال میں بات میں نے فلور پہ کی ہوگی اسمبلی کے, شاید کسی اور نے نہ کی ہو یا ویسے کی ہوگی. تو آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے, ایک ہے ایڈمنسٹریٹیولی. ظاہری بات ہے, خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا, خان صاحب نے ایک حکومت بنائی صوبے میں, تو صوبے کے مسائل, صوبے کے حقوق, اس کے لیے جو بات چیت ہے وہ تو کرنی پڑے گی. تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں جو مکس کر رہے ہیں, میرے خیال میں ٹھیک نہیں. بس آپ یہ لوگ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بحران تھا, کرائسس چل رہا تھا KPK میں, ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے, ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے, اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. اپنا ایگریمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور پریس کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ KPK وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا, وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں گے. مزید یہ کہا کہ سسٹم کے اندر جو بھی لاسز کی کمیاں ہیں, اس پر صوبے کے کام ہیں, اس پر دھیان دیا جائے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں.
वेलकम बैक। कायमा कमेटियों के हवाले से MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई। चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। सिंध असेंबली की 8 कायमा कमेटियों की सरबराही MQM को दी जाएगी, जबकि MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है। बात करते हैं सरफराज कायम खानी से। सरफराज कायम खानी, बताइएगा, MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी, कायमा कमेटियों के हवाले से MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। वहीं सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कायमा कमेटियों के हवाले से जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही थी वो दूर हो गई हैं। सिंध असेंबली में जो 8 कायमा कमेटियां हैं उनके चेयरमैन जो हैं वो MQM के होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एतराज़ात थे वो भी खत्म हो चुके हैं। इन तमाम 8 कमेटियों में स्पोर्ट्स, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर और वुमेन डेवलपमेंट समेत 8 जो महकमों की कायमा कमेटियां हैं, इनके चेयरमैन जो है वो MQM की जानिब से होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस अफसर की जान ले ली। ASI थाना कासिमाबाद अख्तर हुसैन हीट स्ट्रोक के बायस जाँ बहक हो गए। ASI अख्तर हुसैन को अदालत से वापसी पर हार्ट अटैक हुआ, जो कि जान लेवा साबित हुआ है। ASI कासिमाबाद में हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस अफसर की जान ले ली है। एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 4 डाकू अहले खाना को यरखमाल बनाकर 215 तोला जेवर, 32 लाख रुपए नकदी और कीमती घड़ी ले उड़े। डाकू जाते हुए CCTV कैमरों के DVR भी अपने साथ ही ले गए हैं। फैसलाबाद से साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। साजिद खान, बताइएगा, इन मुल्जिमान का कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, ये थाना पीपल्स कॉलोनी का इलाका में ये फैसलाबाद की बहुत बड़ी वारदात है, जिसमें 32 लाख रुपए से जायद नकदी और 215 तोले के करीब जो जेवरात और कीमती जो सामान घर से डाकू जो छीन के ले गए। इस हवाले से अगर देखा जाए तो CCTV कैमरे भी उस घर पे लगे थे, लेकिन डाकू ने जाते हुए DVR भी वहाँ से उठा के ले गए। इस हवाले से पुलिस जो है मुख्तलिफ एंगलों से तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस जो है मुख्तलिफ एंगलों से CCTV फुटेज भी हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन डाकुओं की अभी तक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी तक डाकुओं की शिनाख्त न हो सकी। लाहौर में चोरी की बड़ी वारदात। लोअर माल के इलाके में चोर छत तोड़कर घर से 40 लाख रुपए, तलाई जेवरात और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिजवी, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई हो सकी मजीद कोई? बिल्कुल, शहर में चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ने लगी हैं। पुलिस इन पर काबू पाने में नाकाम है। लाहौर का इलाका लोअर माल है, यहाँ पर चोर जो है छत तोड़कर एक घर की 40 लाख मालिक के नकदी, प्राइवेट और दीगर सामान ले उड़े हैं। चोर अंदरीस नामी शहरी जो है इसके घर से जो है छत फाड़ के वो दाखिल हुए। अफिया के मशीन के मुताबिक चोरों ने जो है सीमेंट, अलमारी और जो है ड्रेसिंग टेबल के ताले तोड़े हैं और कीमती सामान LCD, करेंसी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल और दीगर सामान ले उड़े हैं। पुलिस ने वारदात का मुकदमा कर दिया। लेकिन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, पंजाब में खसूसी बच्चों के तालीमी इदारों के लिए 64 करोड़ 15 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। 54 करोड़ 83 लाख रुपए से 12 स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मुरम्मत की जाएगी। अदरीस शेख हमारे साथ है। अदरीस शेख, बताइएगा, मुरम्मत के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है। खसूसी बच्चों के तालीमी इदारों के लिए 64 करोड़ 15 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो मंजूर कर ली गई है। ये 54 करोड़ 83 लाख रुपए से 12 स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मरम्मत की जाएगी, जबकि सप्लीमेंट्री ग्रांट के 10 करोड़ 32 लाख रुपए से पंजाब की 14 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के जो स्कूल हैं उनके लिए फर्नीचर खरीदा जाएगा। स्पेशल एजुकेशन। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
पंजाब हुकूमत ने पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीमी मोटर व्हीकल रूल्स की बिना पर शहरी ओपन मार्केट से गाड़ियों की नंबर प्लेट बनवा सकेंगे। इसके अलावा NRTC की जानिब से नंबर प्लेट्स ना मिलने और मुआहिदा ख़त्म होने पर सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार ने रूल्स में तरमीम की समरी इरसाल की थी। मसूद मुख्तार की समरी जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात इदरीस शेख हमें बताएंगे। इदरीस शेख बताएगा, मंजूर कर ली गई है उन्होंने जो समरी इरसाल की थी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ जो अब शहरी है वो ओपन मार्केट से अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट बनवा सकेंगे। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जो है 11 लाख नंबर प्लेट जो NRTC के ज़रिए बनवाने के लिए असर 9 सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट से दोबारा रुजू करने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में जो बकिया 11 लाख के करीब नंबर प्लेट्स थी उनकी कीमतें बढ़ाने के हवाले से मसालती जो है इस सिलसिले में केस किया गया था और इसको वापस लेने की बाहमी रजामंदी से वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में NRTC ने बाद अजान ये जो है मसालती एक अदालत से रुजू किया था, आर्बिट्रेशन में गए तो उसको वापस लेने की मंजूरी दी गई है। तो पंजाब हुकूमत ने जो है इस सिलसिले में NRTC की जानिब से नंबर प्लेट्स ना मिलने और इस सिलसिले में जो है ये मुआहदा ख़त्म होने पर सेक्रेटरी एक्साइज की दरखास्त पर मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दी है और इस सिलसिले में सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से ये जो समरी इरसाल की गई थी उसको जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। मोटर व्हीकल रूल्स 1969 को मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ 11 लाख जो नंबर प्लेट्स हैं वो दोबारा NRTC से बनवाने के हवाले से जो है ये मामला दोबारा स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट को भिजवाने की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया। ज़िला वाशी के सरहदी शहर माशकेल में बॉर्डर बंद होने की वजह से हशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। माशकेल के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कोयटा की तरफ पैदल लॉन्ग शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफ फासई से। मोहम्मद हनीफ फासई, माशकेल शहर में क्या सूरत हाल है, बताइएगा। बिल्कुल, ज़िला वाशिक के सरहदी शहर माशकेल में बॉर्डर बंद होने की वजह से अशिया खुर्दनुश की किल्लत पैदा हो गई है। बॉर्डर जो है वो आलिया बारिशों से जो है वो रब्ता सड़कें तबाह हुई, जिसके बायस सरहदी बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया गया, जिसके बायस माशकेल शहर में जो है अशिया खुर्दनुश की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस माशकेल के शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। माशकेल के शहरी ने जो है इसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च जो है वो कोयटा की तरफ शुरू कर दिया। पैदल लॉन्ग मार्च आज जो है वो दलबंदी में पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ईरान के साथ जो है वो मज़सर क्रॉसिंग पॉइंट जो उसे जो है जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि माशकेल शहर में जो अशिया खुर्दनुश की किल्लत है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। शुरा का मज़ीद कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के सामने जो है वो धरना देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर में गाड़ी चोरी की वारदातें थम न सकी। थाना लियाकताबाद की हुदूद में इत्तेफाक अस्पताल के बाहर से गाड़ी चोरी। न्यू न्यूज़ के प्रोड्यूसर मियां सरफराज की गाड़ी चोरी हो गई। मियां सरफराज वालदा के इलाज के लिए इत्तेफाक अस्पताल गए थे। CCTV फुटेज के बावजूद लियाकताबाद पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम है। लाहौर में इत्तेफाक अस्पताल के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई है। न्यू न्यूज़ के प्रोड्यूसर मियां सरफराज की गाड़ी चोरी हो गई है और मियां सरफराज वालदा के इलाज के लिए इत्तेफाक अस्पताल गए थे और फुटेज के बावजूद लियाकताबाद पुलिस चोर को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जबकि फुटेज भी निकाली जा चुकी है। उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। बात करते हैं शाहिद हनीफ से। शाहिद हनीफ, क्या मामला है? ये फुटेज सामने आ चुकी है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी, शहर में गाड़ी चोरी के वाकया जो है वो थम ना सके। थाना लियाकताबाद की हदूद में इत्तेफाक अस्पताल के बाहर से गाड़ी चोरी हुई है। वालदा के इलाज के लिए अस्पताल में आया शहरी सरफराज गाड़ी से महरूम हो गया। 25 लाख की गाड़ी से शहरी को हाथ धोने पड़ गए हैं। काले रंग की करोला गाड़ी चोर ले उड़े हैं। वाकये का मुकदमा थाना लियाकताबाद में दर्ज कर लिया गया है। ताहाल अभी गाड़ी जो है वो बरामद ना हो सकी या गाड़ी का कोई सुराग ना लग सका और लाहौर रंग और न्यू टीवी ने जो है CCTV फुटेज हासिल कर ली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें कि इत्तेफाक अस्पताल से ये मामला हुआ जहां पर शहरी की गाड़ी चोरी हो गई और पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स इंटेलिजेंस का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ खुले समंदर में ऑपरेशन। मुश्तरका ऑपरेशन में 675 किलो आइस बरामद हो गई। ऑपरेशन में 5 गैर मुल्की और 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद होने वाली मुनशियात की मालियत 10 अरब रुपए से जायद है। बताएं आपको, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स इंटेलिजेंस का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ खुले समंदर में ऑपरेशन और मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें 675 किलो आइस बरामद की गई है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, मुश्तरका ऑपरेशन किया गया और जिसमें बड़ी मिकदार में आइस बरामद की गई है, क्या तफसीलात हैं? जी, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम इंटेलिजेंस की जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें मुश्तरका ऑपरेशन में 650 किलोग्राम मेथामाइन जो है आइस समंदर से जो है वो बरामद की गई है। डायरेक्टर ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस कराची के मुताबिक जो ये की गई है, इसके अंदर जो है ये जब्त की गई 5 गैर मुल्की और 2 पाकिस्तानियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसकी जो मनशियात की मालियत बताई गई है ये 10 अरब रुपए है और इसके हवाले से जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FIA स्टेट बैंक सर्कल ऑनलाइन गैम्बलिंग का सहूलतकार बन गया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग केस में मरकजी किरदार आसम बेग समेत 17 अफराद नामजद हैं, जबकि 3 मुलजिमों रुबाब, शुजात और तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। आसम बेग 3 बैंकों के 15 नए अकाउंट से सट्टे की रकम भारत मुंतकिल करने लगा, जबकि दूसरी जानिब ऑनलाइन गैम्बलिंग के मरकजी किरदार को गिरफ्तार और नामजदगी से बचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद शाह से हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जो अच्छा बताइएगा। जी, पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए और सट्टे के बढ़ते हुए कारोबार और उनसे हासिल होने वाली रकम की बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से FIA स्टेट बैंक सर्कल ने तहकीकात का आगाज़ किया था और इस ज़मन में FIA स्टेट बैंक सर्कल ने 8/2024 17 नामजद मुल्जिमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें ऑनलाइन सट्टे और जुए की रकम के बैरून मुल्क मुंतकिल करने के हवाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया था और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया था। इस मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद से इस मुकदमे में जो मरकज़ी मुल्जिमान थे उनको बचाने के हवाले से कोशिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था और ना सिर्फ उनको मुकदमे में नामजद ना करने और उनको गिरफ्तारी से बचाने के हवाले से भी FIA स्टेट बैंक सर्कल को दबाव का सामना था। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि FIA स्टेट बैंक सर्कल ने जो तफ्तीश की है, जो तहकीकात की हैं, उसके मुताबिक ये रकम दुबई और भारत वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात शरजील इनाम मेमन ने कहा कि टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। मज़ीद तफसीलात आपको बताएं। सिंध हुकूमत की जानिब से टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। शफकत अजीज़, बताएगा ये फैसला क्यों किया गया है? देखिए, आज सिंध असम्बली के इजलास में एक रुकने असम्बली ने तवज्जो मबजूल करवाई कि कराची में बल्कि सिंध भर के जो तालीमी इदारे हैं उसमें बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन है, उन्होंने तवज्जो दिला नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो सरकारी निजी स्कूलों के में जो बच्चे हैं उनका ड्रग टेस्ट करवाएगी, जिसका नतीजा जो है। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राना सनाउल्ला इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा बतौर सदर PMLN जो है उसे मंजूर करते हुए उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि वो नए सदर के इंतखाब तक ये ज़िम्मेदारियाँ जो है उनको निभाते रहें और उनका बतौर कायम काम सदर जो है वो तकर्रर कर दिया गया। और पार्टी आइन के मुताबिक सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया, जिसमें मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो मेरे दाएं और बाएं तशरीफ़ फरमा हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक आज 27 मई को सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स का इजरा था।
اور آج اس وقت میں کوئی 11 کے قریب جو ہے وہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں. کل صبح یعنی 28 مئی کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک نامینیشن پیپر جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے. اور اگر کوئی آج نامینیشن پیپرز کا اجراء کسی وجہ سے نہیں کروا سکا تو کل بھی جو ہے وہ اجراء ہو سکے گا اور کل ہی پھر انہیں پیپر فل کر کے 12 بجے سے پہلے جمع کروانے ہوں گے. 1 بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپرز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی اور اس موقع پہ تمام سیکنڈری پرپوزر جو ہے ان کا یہاں پہ حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا. 2 بجے کے بعد جو ہے وہ 2:30 بجے تک وڈرال ہو سکے گا نامینیشن پیپرز کا اور 3 بجے جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے اس کو مرتب کر دیا جائے گا اور 4 بجے جو مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے کل فلیٹیز ہوٹل میں. اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہیں پہ 180H ماڈل ٹاؤن پہ ہوگا لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے. تو کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا. تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں. صبح 10 بجے بھی نامینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز موجود ہوں گے. سیکورٹی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پہنچایا جائے گا. بہت شکریہ. اس بارے میں آپ اگر کچھ یہ بتائیے گا کہ کل صدر کا الیکشن ہے تو کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امیدوار نواز شریف کے مقابلے میں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں اور کل الیکشن کتنے دیر تک یہ چلے گا؟ دیکھیں جی 11 لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی. اس میں بشیر میمن صاحب، عرفان الحق صدیقی صاحب، انوشا رحمان صاحبہ، انجم عقیل صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محمد اسحاق ڈار صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب. ان صاحبان نے آج یہاں سے نامینیشن پیپرز حاصل کیے ہیں. تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کینڈیڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں 10 سے 12 بجے تک. ہماری بات یہ ہے کہ یہ سارے میاں محمد نواز شریف کے پرپوزل کہ قائد کنندہ اور تجویز کنندہ ہوں گے. کیا شاہد خاقان عباسی ایلیجیبل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی کی حاصل یہ جمع کروا سکتے ہیں اس حد تک؟ دیکھیں کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں، باقی ان کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو کل سکروٹنی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا. سر اس کے رزلٹ کب تک اناؤنس ہو جائیں گے پارٹی صدارت کے بعد؟ دیکھیں جی جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل 3 بجے، ان کیس کے 1 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو پھر جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے. تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کونسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی. رانا صاحب عرفان صدیقی صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کل ہوگا. یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے
लेकिन जमात इस्लामी के अलावा किसी भी एक जमात में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे चेयरमैन हो या पार्टी सदर हो, उसके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार आए सामने आए। क्या वजह है कि सियासी जमातें इस तरह का जमहूरी कल्चर अपनी जमात के अंदर पैदा नहीं करती कि जो पार्टी का चेयरमैन हो या पार्टी का सरबराह हो, चाहे वो सदर हो या कुछ और, वहाँ पे कोई और उम्मीदवार उनका सामना नहीं? देखें, जमात इस्लामी में जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है वहाँ पे तो नॉमिनेशन पेपर फाइल ही नहीं होते। वहाँ पे तो शूरा है, सुन लेना, वहाँ पे शूरा है, शूरा के मेंबर जो हैं वो खुद ही अपनी पसंद का नाम लिख के भेजते हैं और वहाँ पे जिसके नाम में ज़्यादा मेंबर्स की राय हो उन्हें जो है वो अमीर मुंतखब कर लिया जाता है। और उसके बाद वो अमीर जो हैं वो ऊपर से लेके नीचे जो है ना, यानी गली का यूनियन काउंसिल का अहदेदार तक, वो अमीर ही जो है वो फिर उनको नामजद करता है। देखें, ये तमाम पार्टी का अपना अपना तरीक़ाकार है। मुझे जमात इस्लामी के तरीक़ेकार के ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं है और मुझे खैर पूरी आगाही भी नहीं है। जो मैंने सुना है मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। हमारी पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नून से मुराद मियां नवाज शरीफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ ने उस मुस्लिम लीग से जो है वो इक़्तिदार के ईवानों और इक़्तिदार की जो लॉबीज़ हैं उनकी लौंडी थी, वहाँ से निकाल के उसे जो है वो एक आम आदमी की, एक आम वर्कर की जो है वो जमात बनाया। इस जमात को जो है वो एक मकबूल जमात के दर्जे पे उन्होंने बड़े अरसे बाद, अगर मैं ये कहूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को वो मकाम दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक पॉपुलर जमात हुई, तो ये गलत ना होगा। उन्होंने इस जमात को 3 मरतबा जो है वो, बल्कि 4 मरतबा इस काबिल बनाया कि उसने पंजाब में और दीगर सूबों में भी और मरकज़ में जो है वो इक़्तिदार जो है वो हासिल किया, इक़्तिदार मैंडेट जो है वो लोगों का जो है वो हासिल किया। इसी जमात के जो है वो दौर में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत का जो है वो एजाज़ मिला और आज अगर पाकिस्तान कायम है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है ना कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। वरना ये मोदी 10 साल से बैठा है इंडिया में, तो वो तो एक आंख नहीं पाता उसको पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मियां नवाज शरीफ की ग्राम कदर खिदमात हैं। उन खिदमात के पेश नज़र अगर पूरी जमात जो है वो इस बात पे मुत्फिक है कि वही पार्टी को लीड करें, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है। ऐसे होता है, बाज़ पार्टियों में ऐसे लीडर्स यकीनन होते हैं कि जिनके ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुत्फिक होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा उम्मीद इस वाले से है क्योंकि बाहर गुफ्तगू भी की इरफान साहब ने और तमाम के जो कागजात नामजदगी लिए गए वो मियां नवाज शरीफ के लिए ही लिए गए हैं। और नहीं, लेकिन मैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेरे साथ ये कमीशन के मेंबर्स बैठे हैं, जिस किसी का दिल चाहता है वो आए, कागजात जमा करवाए। हम आज सारा दिन यहाँ पे बैठे हैं, सुबह बैठे। नॉमिनेशन पेपर यानी बिल्कुल ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि पता ही नहीं है जी कागज़ कहाँ पे जमा हो रहे हैं, पता ही नहीं जी कौन कर रहा है, किसने करने हैं। हम बिल्कुल सामने बैठे हैं। पार्टी का जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन, मुअज़्ज़ज़ लीडर जमा करवाना चाहता है बिल्कुल जमा करवाए। अगर आप जमा करवाना चाहते हैं बेशक आप भी करवाएं। मुस्लिम लीग नून की रीवैम्पिंग की भी बड़ी बात हो रही है कि इसकी जो तंजीम साजी है उसको डिवीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सूबाई सतह पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई, ऐसा मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, बाकी सूबों में भी सारे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने भी वहाँ पे बड़ी मेहनत की है। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सूबाई हलका और यूसी लेवल तक मौजूद है। बाकी हर इलेक्शन के बाद फिर ये अमल तो होना ही होता है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, उनको आगे लाना होता है। कुछ लोग जो है वो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया या उनका जो है वो उनको थोड़ा जो है वो साइड पे करना होता है। तो ये अमल जो है ये तो पार्टीज़ में हमेशा जारी रहता है
پہلے بھی جاری تھا، اب بھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ عمل تو جاری رہے گا. یہ کوئی اسپیسیفکلی ایسا نہیں کہا. جی انصاری صاحب. نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کافی اچھے سے خاموش تھے. پارٹی صدر بننے کے بعد کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک متحرک لیڈر کے طور پر باہر نکلیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک گیر دورے بھی کریں، اور جن سے وہ روٹھے ہوئے ہیں یا جن پر وہ وقتاً فوقتاً شکوے کرتے ہیں، ان شکووں کا حل کیا ہے؟ نہیں، وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی، اور پارٹی جو گورنمنٹس ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں. باقی جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی. جی پنجاب میں اور دیگر جو صوبے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نچلے لیول پہ بھی اب کچھ عرصہ قبل ہی پاکستان. دیکھیں یہ تو بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ گردش میں ہیں. جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب جس طرح سے دوسری پارٹیوں نے پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بات آج سے 5 سال پہلے بھی زیر تجویز تھی، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اسے مناسب نہیں سمجھا. تو اسی طرح سے جو باقی عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر بھی اگر لوگوں نے 4-4 5-5 سال کام کر لیا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایجنڈے کے طور پہ ضرور ہونی ہے یا ضرور کرنی ہے. جہاں جہاں پہ ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں گے. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر سکوٹ ڈھاکہ اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سپہ سالار کو جنرل یحییٰ سے ملانے کی تشبیہ دی ہے اور خود کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ غدار کون ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیخ کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا رخ موجودہ آدمی شیخ پر کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کو شے یا ایما مل رہی ہے، لیکن حماقت جو ہے نا اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی. حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے. لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے. آپ نے ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں اس کا ایک پیرا پڑھا تھا صرف، اور اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا تھا آج وہی وہ ہم کمیشن کی رپورٹ ساری قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. تو اس لیے قوم کو اس کے متعلق محتاط رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے. اور انصاری صاحب آپ بھی اپنے رویے کو محتاط رکھیں. انتخابات کے بعد لاسٹ کویسچن جی، شہباز شریف جو ہے وہ قائم مقام صدر لیں گے تو آئندہ سیٹ اپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کون سا پارٹی میں عہدہ دیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں. اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے. تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں. اس وقت تو وہ جس
मिशन पे काम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल जो है उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी की भी और हम सब के भी, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि PMLN भी, इस मुल्क की सियासत भी और मुल्क और कौम भी जो है वो कामयाब है। हम देखते हैं कि उधर सिस्टम के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाती है और जो क़यादत है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो खानदान जिस पार्टी में है वो उसी पे रूल कर रहा है। तो क्या मुस्लिम लीग नून क़यादत साजी पर तवज्जो नहीं दे रही कि आपको शरीफ फैमिली के अलावा भी कोई क़यादत पैदा करने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, देखें, ये इस मुल्क के सियासी हालात हैं। आप मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं या जो हमारे टॉक शोज़ में हमारे दोस्त तबसरा फरमाते हैं, वो मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उनसे बिल्कुल लातल्लक हो के जो है वो अपना तबसरा जो है वो फरमाना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि जब किसी भी पार्टी जो है उसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज़ किया जाएगा और उस पार्टी को की लीडरशिप को कोशिश की जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके की बजाय कोर्सव मैयर से कि उसकी लीडरशिप को जो है वो खोया जब स्नैच किया जाए, उसे पार्टी उनसे जो है वो अलहदा की जाए, तो ये फिर जो है वो जहाँ पे भी वो ऐसी कोशिश होगी उसमें फिर पार्टी के अंदर भी और पब्लिक एट लार्ज आवाम के अंदर भी जो है वो फिर रेजिस्टेंस आती है। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, ये बिल्कुल आपके सामने जो है वो खुली मिसालें हैं। शरीफ फैमिली को अगर पार्टी में एक अहमियत, एक मकाम, एक लोगों की मोहब्बत या एक जज्बाती लगाव अगर हासिल है तो उसकी एक वजह है कि शरीफ फैमिली को जो है वो एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा जो है जिस अंदाज से विक्टिमाइज़ किया गया ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू पार्टी, तो उसके फिर जो असरात हैं वो बिल्कुल मुरतब होते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर पिछले 70 साल से इस मुल्क के अंदर सियासत जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चल रही होती, तो आज तक फिर कई तब्दीलियाँ जो हैं वो पार्टियों में आ चुकी होती और मुल्की सतह पे भी आ चुकी होती। और अगर इस मुल्क में इस प्रोसेस को जो है इस अंदाज से चलने दिया जाएगा तो ये तब्दीलियाँ जो है जिस तरह से दुनिया में आई हैं पाकिस्तान में भी आई हैं। पार्टी आइन के कमेटी कायम की गई थी कि पार्टी आइन में तरमीम की गई, वो कमेटी कब तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी और कब तक आइन की तरमीम? वो आइन में जो तरामीम है उसके ऊपर हमने काम मुकम्मल कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कल मरकज़ी कौंसिल से सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चौधरी एहसन इकबाल साहब जो है वो उनकी परमिशन इंशाल्लाह हासिल करेंगे। जी, कि अभी आपने कहा कि आप बानी के चेयरमैन के लिए दुआ गो भी हैं, तो नहीं, मैं जिस बात के लिए दुआ गो, आपको पता है ना जिस अंजाम की मैंने बात की, ठीक है, हाँ। लेकिन दुआ तो दी। ये बताइएगा कि आप क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी के सदर भी बनने जा रहे हैं, तो इमरान खान अगर थोड़ी सी लचक दिखाते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या नजर? देखें, हम तो सियासी लोग हैं, हम तो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मेरा तो ये यकीन है कि कोई जमात, कोई सियासतदान डायलॉग से, उसकी वजह ये है कि जब पार्लियामेंट में जो गाड़ी है उसके 2 पहिए हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ, तो बात के बगैर तो बात डायलॉग को तो कोई इनकार जो है वो कर नहीं सकता। लेकिन बानी PTI ने यही इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क की सियासत का अलमिया है कि जब से उनको रिकग्निशन मिली है अक्टूबर 2011 से आज 2024 13 साल हो गए हैं, वो इसी बात पे डटे हुए हैं कि ना मैं किसी से बात करूँगा, ना मैं किसी को छोड़ूंगा, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी के साथ डायलॉग करूँगा। और उसकी इस ज़िद और हटधर्मी की वजह से आज पिछले 13 साल में करते करते होते होते जो है पाकिस्तान मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी जो है इस जगह पे आगे खड़ा है। कल आपने सर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि अदारों के दरमियान जो महाजराई है उसके लिए पस से पर्दा डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं,
क्या वो शुरू हो चुके हैं और उनका नतीजा कब तक हम मुतवक्किल करें? और अगर मैं ये कह दूं कि होने जा रहे हैं तो फिर पसे पर्दा क्या हुआ? अच्छा राणा साहब, मलक रियाज इनकलाबी हो गए हैं, थोड़ा सा कौम को बता दें कि जो भी इमरान खान के साथ लगता है इनकलाब। आप मलक रियाज की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में ख्वाजा सराज जो है वो इनकलाबी हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं, यहाँ पर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून के लिए 11 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब का अमल भी शुरू हो गया है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते हैं। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल के दिन छुट्टी का ऐलान किया गया है और कल यौम तकबीर मनाने के दिन का कहा गया है और मज़ीद ये कहा गया है कि 28 मई को मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। वज़ीर आज़म ने कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 28 मई को मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन है। 28 मई मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन है जिस पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।